सारे गोल्ड को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि इससे तो तुम ये पूरा क्लब खरीद सकते हो। स्वैन जो अब तलवार को यूज करना सीख चुका था, अपने लोगों के लिए ढेर सारा गोल्ड बनाता है और कहता है कि अब हम यहाँ के सबसे अमीर पायरेट्स हैं। उधर विक और उसके साथी भी क्लब तक पहुँच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। तभी विक एक डांसिंग ग्रुप के कॉस्ट्यूम्स को देखता है और वो सब उनका रूप लेकर अंदर पहुँच जाते हैं। स्वैन को लगता है कि ये सब शायद टेरी ने अरेंज किया है और टेरी भी इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि इसके बदले तुम्हें स्टैचू का एक टुकड़ा मुझे देना होगा। स्वैन उसकी बात मान जाता है और विक देखता है कि एक आदमी उसकी मॉम के स्टैचू को अंदर ले जा रहा है। छुपता हुआ वो उसके पीछे जाता है और देखता है कि वो एक कटर से स्टैचू को काटने वाला है। वो एक गोल्ड ब्रिक की मदद से उसे रोक लेता है, लेकिन खुद उस आदमी के हाथों पकड़ा जाता है। इधर डांस करने के बहाने हेल्वर स्वैन से वो तलवार चुरा लेता है, लेकिन उनका ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चल पाता और स्वैन को उनकी सच्चाई का पता चल जाता है। हेल्वर के लोग वहाँ तबाही मचाने लगते हैं और जल्दी ही वो क्लब टूटकर नष्ट हो जाता है। फिर वो लोग अंदर विक की मदद करने आते हैं और मिलकर उस आदमी को ढेर कर देते हैं। आगे वो एक बोट लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं और जाते जाते स्वैन की बोट को भी डिसेबल कर देते हैं ताकि वो उनका पीछा ना कर पाए। इसी तरह चलते हुए उन्हें काफी दिन बीत जाते हैं और मौसम भी बदलना शुरू हो जाता है। ठंड से उनकी बॉडी जमने लगती है और उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि वो अपनी मंजिल तक कब पहुँचेंगे। विक नोटिस करता है कि वो गिलहरी लीफ को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे भी लीफ के इरादों पर शक होने लगता है, लेकिन मारिया उसे समझाती है कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है और लीफ तो असल में हमारी मदद कर रहा है। तभी वो देखते हैं कि आगे तो हर जगह आइस जमी हुई है और लीफ बताता है कि हमें कैसे भी करके इसे जल्दी से पार करना होगा क्योंकि यहाँ 3 बड़ी बड़ी लहरें आने वाली हैं। वो लोग पीछे के रास्ते से जाने की सोचते हैं, लेकिन देखते हैं कि पीछे से तो स्वैन आ रहा है जो उनसे अपनी तलवार वापस पाना चाहता है। तभी समुद्र में वो लहरें उठने लगती हैं और विक कहता है कि हम इसके करंट को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। लीफ भी उसकी बातों से एग्री करता है और वो बोट लेकर सीधा उस लहर की ओर जाने लगते हैं। लहरों की ढलान से उनकी स्पीड और तेज हो जाती है और विक अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से बोट को स्टीयर करने में हेल्वर को सपोर्ट करता है। तभी वो एक और बड़ी लहर को आते हुए देखते हैं जो दोनों मिलकर एक टनल बना लेती हैं और वो सब इस मैजिकल रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर फाइनली उनका सामना उस तीसरी लहर से होता है, लेकिन वो उन्हें उछालकर आसमान की ओर फेंक देती है। जागने पर वो देखते हैं कि वो लोग उस आइलैंड तक आ पहुँचे हैं और लीफ उन्हें बताता है कि दरवाजे के खुलने का टाइम हो गया है और उन्हें जल्दी से तलवार को ऊपर ले जाना होगा। हेल्वर विक और मारिया से आगे जाने को कहता है और बताता है कि हम तुम्हारी मॉम को लेकर पीछे आ रहे हैं। मारिया अपने एरो से दीवार पर रास्ता बनाती है जिससे विक और लीफ ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वो खुद एरो टूटने के कारण पीछे रह जाती है और उधर हेल्वर भी अपने दोस्तों के साथ ऊपर जाने की तैयारी करता है। ऊपर विक लीफ को फॉलो करता है और देखता है कि वहाँ दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए हैं। आगे कुछ टनल से होते हुए वो बिटफ्रोस्ट के पास आते हैं जहाँ लीफ कुछ बटरफ्लाइज को हटाकर उसे रिवील करता है और बताता है कि यही एस्गार्ड जाने का सीक्रेट रास्ता है। फिर वो विक से तलवार को बिटफ्रोस्ट में डालने को कहता है, लेकिन देखता है कि वो ऐसा करने से डर रहा है और ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। तभी अचानक वो विक को आगे की ओर धकेलता है जिससे वो तलवार सीधा बिटफ्रोस्ट में जा गिरती है और विक देखता है कि उसकी पावर से वहाँ एक पोर्टल बनना शुरू हो गया है। वो लीफ से अपनी मॉम के बारे में पूछता है, लेकिन लीफ इसका कोई जवाब नहीं देता और तभी तलवार से कुछ गोल्डन थ्रेड्स निकलकर सब जगह फैल जाते हैं। फिर हम लीफ को उस तलवार को छूते हुए देखते हैं और पता चलता है कि वो तो असल में ओडिन का बेटा लोकी है जो उन्हें बहलाकर यहाँ अपना कर्ज तुड़वाने लाया था और उसे उसकी मॉम की कोई परवाह नहीं है। विक को लोकी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लोकी उसे बताता है कि ये सब उसके डैड ओडिन की वजह से हुआ है जिन्होंने तलवार पर ऐसा कर्ज लगाया था जिससे मैं उसे छू तक नहीं सकता था और इसीलिए मुझे तुम लोगों की मदद लेनी पड़ी, लेकिन अब कोई भी मुझे एस्गार्ड जाने से नहीं रोक सकता। तभी विक को ढूंढता हुआ हेल्वर वहाँ आता है, लेकिन जैसे ही वो उस गोल्डन थ्रेड को छूता है उसका एक हाथ और पैर गोल्ड का बन जाता है। विक लोकी से ये सब ठीक करने को कहता है और पूछता है कि आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन लीफ उसकी बातों की कोई परवाह नहीं करता।
तभी विक की नजर उस गिलहरी पर जाती है और उसे याद आता है कि शुरू से ही हैमर यूज करने में वो बहुत माहिर थी और यहाँ तक कि तलवार की पावर का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। तभी अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो उस गिलहरी को उठाकर उस बिटफ्रोस्ट में फेंक देता है। लोकी को उसकी बेवकूफी पर बहुत हंसी आती है, लेकिन तभी वो देखता है कि गिलहरी अचानक से थोर में बदल गई है, जिसे खुद भी ओडिन ने अर्थ पर भेज दिया था। थोर बताता है कि इसीलिए मैं इस तलवार को फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन ये मुझे तुम तक जरूर पहुंचा देगी। फिर हम उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, जहां थोर धोखे से उसकी तलवार को दूर उछाल देता है और वो सीधा नीचे वोल्केनो में जा गिरती है। तलवार के नष्ट होते ही उसका कर्ज भी टूट जाता है और लोकी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। तभी उन्हें ओडिन की आवाज आती है, जो कहता है कि मैं तुम दोनों की लड़ाई से तंग आ चुका हूँ और अब तुम्हारा फैसला एसगार्ड में जाकर होगा। फिर वो उन दोनों को अपने साथ वापस ले जाता है और उनके जाते ही वो जगह ढहने लगती है। उधर हेल्वर के साथी अभी भी उस स्टैचू को ऊपर नहीं ले जा पाते और तभी उनके पास एक गोल्डन बॉल आकर गिरती है और वो समझ जाते हैं कि स्वैन यहाँ तक आ पहुँचा है। विक और उसके डैड भी लोकी की शील्ड लेकर वहाँ से बच निकलते हैं, लेकिन देखते हैं कि स्वैन ने उनके साथियों को पकड़ लिया है। विक उसे अपनी फैमिली से दूर रहने को कहता है, लेकिन स्वैन को तो बस उस तलवार की पड़ी हुई थी। तभी वो देखता है कि ये जगह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी और वो इल्या के स्टैचू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। विक अपने डैड को होश में आने को कहता है और बताता है कि आप एक वाइकिंग होकर हार नहीं मान सकते। उधर स्वैन देखता है कि उसकी गोल्डन बॉल अचानक से बदलना शुरू हो गई है, जिसका मतलब कर्ज का असर अब खत्म हो चुका है। विक भी ये बात नोटिस करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हेल्वर पागलों की तरह स्वैन के ग्रुप पर टूट पड़ता है। स्वैन अटैक करने के लिए अपनी आयरन बॉल निकालता है, लेकिन पीछे से इल्या उसे नॉकआउट कर देती है, जो कर्ज के हटने से अपने असली रूप में वापस आ गई है। विक अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरे डैड दुनिया के सबसे पावरफुल वाइकिंग हैं। फिर हम उन्हें वापस अपने कबीले की ओर जाते हुए देखते हैं और हेल्वर अनाउंस करता है कि विक अब उनके क्रू का एक पार्ट बन चुका है। विक भी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।